नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक और जांच से जुड़ी खबर सीधे रामपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा रही है। सवाल बड़ा है, कार्रवाई बड़ी है और अब सियासत भी गरमाने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली करीब 10 ठिकाने एक साथ ईडी के रडार पर हैं। मामला जुड़ा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से। जी हां, ईडी की कार्रवाई पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बताई जा रही है। एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं, फंडिंग और यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े लेन देन की जांच कर रही है। तो सवाल सीधा है, क्या जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े पुराने विवाद अब ईडी की जांच के नए दौर में पहुंच गए हैं? क्या ईडी की तलाशी के बाद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों, क्या इस कार्रवाई का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या पड़ने वाला है? बुधवार सुबह ईडी की टीमें एक साथ कई जगहों पर पहुंची। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े परिसरों की जांच की जा रही है। आपको बता दें, सहारनपुर और दिल्ली में भी कई ठिकानों पर तलाशी चल रही है। जांच एजेंसी दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को खंगाल रही है। हालांकि अभी तक तलाशी के दौरान क्या-क्या बरामद या जब्त हुआ है, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन यानी कहानी अभी शुरू हुई है। जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी शुरू हुई है। ईडी की रेड खत्म नहीं हुई, लेकिन सियासी बहस शुरू हो चुकी है। अब सवाल सीधा है, ईडी की नजर आखिर किस पर है? पहला मुद्दा, जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग। जांच का एक प्रमुख पहलू बताया जा रहा है। जी हां, यह बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़ी गतिविधियों में इस्तेमाल हुई रकम का स्रोत क्या था और वित्तीय लेन देन में कोई कथित अनियमितता या हुई है या नहीं। और दूसरा मुद्दा दर्शकों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट। ईडी की कार्रवाई ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड पर भी केंद्रित है। और तीसरा मुद्दा देशवासियों, आजम खान से जुड़े पुराने कानूनी विवाद। जौहर यूनिवर्सिटी पहले से ही कई कानूनी मामलों को लेकर चर्चा में रही है, यानी ईडी की आज की कार्रवाई ने पुराने विवादों पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन यहां से सियासत शुरू होती है, क्योंकि आजम खान सिर्फ एक नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक लंबा राजनीतिक प्रभाव रहा है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई के बाद विपक्ष की तरफ से सवाल उठ सकते हैं कि क्या केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई कानून के मुताबिक जांच है या इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी है? और सत्ता पक्ष का जवाब होगा, अगर मामला वित्तीय अनियमितताओं का है तो जांच से डर क्यों? यही आज की हमारे डिबेट का सबसे बड़ा सवाल है। तो तस्वीर साफ है, रामपुर से दिल्ली तक ईडी की दस्तक और 10 ठिकाने जांच के घेरे में। जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट पर ईडी की नजर। और अब सबसे बड़ा इंतजार, ईडी की तलाशी में क्या सामने आता है? क्या कोई बड़ा वित्तीय सुराग मिलता है? क्या दस्तावेजों से कथित फंडिंग की कहानी साफ होती है, या फिर जांच के बाद मामला किसी और दिशा में जाता है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे हमारे सभी। तो तमाम मेहमानों से हम जो बात करेंगे, तमाम सवाल भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसको लेकर लगातार ये विवादों में है। और इन्हीं तमाम सवालों पर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय भी करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी, और भी हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी जुड़ेंगे कुछ ही देर में हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दारा सिंह भी जुड़ चुके हैं। दारा सिंह यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। तो सीधा शांत प्रकाश जी के पास जाऊंगा मैं। शांत प्रकाश जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जाता है, तो आपका जवाब सीधा होना चाहिए। मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि अगर यही कार्रवाई किसी बीजेपी नेता से जुड़े संस्थान पर होती तो क्या बीजेपी इसी तरह इसे निष्पक्ष जांच बताती?
एक बात बताएं, ये जो जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी का जो मामले 10 जगहों पर जो जांच हो रही है प्रवर्तन निदेशालय की, अगर ये जांच ना करें तो क्या करना चाहिए? अरे कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ से पैसा आया है, क्या जी किस आधार पर जो है ना ये सब चीजें स्टेब्लिश हुई, तो इसको भाजपा के साथ में क्यों जोड़ करके देखना? मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ हम बात सर, करें कि जो ईडी, विपक्ष हमेशा बोलता है, विपक्ष हमेशा उंगली उठाता है कि विपक्ष बीजेपी तो देखो हमेशा चोर तो ईडी दूसरे की को जांच चोर कराती है। ठीक है, तो लेकिन किसकी बड़ा जांच सवाल, कराएं? क्योंकि सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, सरकार है, सवाल चलिए कोई अगर मैं बात, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? ठीक बात है। तो मुझे ये बताएं, ईडी की जांच नहीं कराएं तो किसकी, कौन करेगा जांच? जी कोई और विभाग, या इन्होंने कोई विभाग बना रखा हो? अरे भैया वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, गलत तरीके से पैसे का वहां पर लेन देन हुआ है, और वो जो मनी, जो वहां पर जो लॉन्ड्रिंग हुई है, वो जो वहां के कंट्रैक्टर के साथ में जी, कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा मेरा है सवाल यही था कि ठेकेदार। क्या कानून की जो कसौटी होती है वो सबके लिए एक जैसी है? नहीं तो बताएं, और किस जगह पे अलग है? हर जगह यही कसौटी है? क्या भाजपा के लिए, या भाजपा में कोई अपराध करेगा उसके लिए कोई अलग कसौटी है? चलिए अनिल जी भी भाजपा में कोई अपराध नहीं करता, सुन ले मेरी बात, जी बताइए। भाजपा में कोई अपराध ही नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है ना वो भाजपा अपने यहाँ पर कोई किसी प्रकार की जांच नहीं कराती। हम्म अरे आप लोगों ने अनियमितताओं के सारे मुकाम हासिल किए, और आप ये देखिए कि किस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट का आपस में जो है ना तालमेल है, और तमाम लोगों की जमीनों को एक्वायर कर लिया, तमाम गलत तरीके से सरकारी जमीनों को इन्होंने एक्वायर कर लिया, जी और वहां पर आपने यूनिवर्सिटी बना दी। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप अगर कुछ अनियमितताएं करेंगे तो कल को कोई राष्ट्रवादी सरकार नहीं आएगी और वो आपके जो है ना सारे चिट्ठे खोलेगी? नहीं, आज चिट्ठे खुल रहे, और जाहिर सी बात है जहां पर पैसे का लेन देन हुआ तो वहां तो जाया जाएगा, वहां का पैसा भी देखा जाएगा, वहां पे पैसा कैलकुलेट भी किया जाएगा कि किस तरीके से लेन देन हुए, कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे आपके, जिन कॉन्ट्रैक्ट में आपने धांधली की, ये सब चीजें पकड़ में आएंगी। और जी इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि इस वक्त जो सरकार ने निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एक्शन लिया है, वो बहुत कुछ उजागर करेगा। ये जो जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट के बीच में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो स्पष्ट होगी, और मैं समझता हूं कि आजम खान और उनके साथ में और तमाम लोग, वो इस आगे आने वाले दिनों में शिकंजे में कसे जाएंगे। चलिए बिल्कुल। चलिए हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल जी, मैं सीधा रुख आपका करूंगा क्योंकि आप राजनीति को लंबे समय से करीब से देखते आए हैं। आजम खान की राजनीति और उनका कद किसी से छिपा नहीं है। ऐसे वक्त में जब ईडी रामपुर से दिल्ली तक कार्रवाई कर रही है, क्या यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या इसके राजनीतिक प्रभाव भी बहुत बड़े होंगे? आपको क्या लगता है? अलग भाई, जी जब पहली बार आजम खान पर कार्रवाई की थी तो लोगों ने कहा था ये कैसे हो गया। हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान पे कार्रवाई हो जाए और रामपुर के अंदर आजम खान के घर पुलिस पहुंच जाए, ये तो असंभव सी चीज है। लेकिन भारत की कानून व्यवस्था ऐसी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि अपराधी बहुत दिनों तक अपराध करके छुप नहीं सकता। ये तो है कि थोड़े टाइम तक वो आराम कर सकता है, थोड़े टाइम तक वो कानून की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। कभी ना कभी तो उसका दिन आएगा। अब बात आती है जब आजम खान पे कार्रवाई शुरू की, उनके बेटे पे हुई, उनकी पत्नी पे हुई, वो सब जेल गए, अलग अलग कारणों से गए, उनकी इतने लंबे समय तक जमानत नहीं हुई आजम खान जी की। तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर सिर्फ बदले की कार्रवाई होती तो वो अगले दिन अदालत से छूट के आ जाते। पुलिस ही तो बदले की कार्रवाई कर सकती है, अदालत थोड़ी करेगी बदले की कार्रवाई। अदालत तो नहीं कर सकती। पुलिस मान लेते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो मुख्यमंत्री के तहत काम करता है, उन्होंने बदले की कार्रवाई की होगी, मान लेते हैं, ये हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। लेकिन क्या न्यायालय भी ऐसे करता है? नहीं, तो न्यायालय तो न्याय ही करेगा ना। तो मेरा कहना है वो तो लंबे समय से चल रही है। और ये भी समझ में आ गया कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो पुस्तकालय था उसमें वो किताबें मिली जो वर्षों पहले अलग अलग जगह से चोरी हुई। अब इसके अंदर तो बीजेपी का कोई रोल नहीं है, योगी जी का कोई रोल नहीं है, वो तो चोरी करके इकट्ठी करवाएंगे नहीं वहां पे। तो किसने चोरी की, आखिर ये भी एक जांच का विषय है। अभी बात आई कि वहां पे किसानों के अवैध कब्जा कर लिया और उसको अपने उन्होंने हॉस्टल्स बना लिए।
अब उसको तोड़ने की बात चली थी तो पता लगा जो मुख्य सड़क है वो है ही सरकारी। चलिए, गेट लगाया, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, उनका भी उन्होंने उत्तर गेट दूंगा। लगाया, उनसे भी जान लेता हूं, क्योंकि दारा सिंह के पास में आऊंगा। दारा सिंह जी, आप बताइए, क्योंकि ईडी का दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय पहलुओं की जांच हो रही है। तो सपा से मेरा सीधा सवाल यही है कि अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो पार्टी को ईडी की जांच से परेशानी क्यों होनी चाहिए? क्या सपा जांच में पूरा सहयोग कर रही है? देखिए, आप ये बताइए कि आजम खान साहब को जब जेल पहुंचाया गया तो क्या समाजवादी पार्टी ने किसी ने आपत्ति की? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये तो बता रही है कि आजम खान साहब ने ये किया, आजम खान साहब ने वो किया। जो आईने की तरह साफ है कि अभी आपने देखा होगा कि जो एक्सप्रेसवे बने हुए उनमें घोटाला हुआ, राम मंदिर चोरी में घोटाला हुआ। जब हम इस पे सवाल करते हैं तो कहते भाई हम नहीं किए, कुछ नहीं किए। आजम खान साहब का कसूर इतना था कि उन्होंने बच्चों को कलम पकड़ाने का जुर्म किया, और उस जुर्म की सजा जो है ये क्या जाने की क्या दे रहे हैं। ये कितने विद्यालय बंद करा दिए गए उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कितने घोटाले पकड़े गए उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कितनी चोरियां पकड़ी गई उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कि दोनों लोग बता रहे थे कि उनका परिवार है, अरे जुर्म इतना करो कि सहने की भी ताकत रखना। ये याद रखना कि आजम खान साहब से माननीय जिस दिन शिवपाल जी मिलने गए और वहां से उन्होंने एक मीडिया में ऐलान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी में फिर बौखलाहट आ गई। और उस बौखलाहट को तो आपको लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र है? आपको लगता है ये जांच राजनीतिक षड्यंत्र है? भाई मैं तो कह रहा हूं कि हर एक विभाग को इन्होंने अपना कार्यकर्ता बना लिया है। हर एक विभाग को, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे ईडी हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, जो भाजपा सरकार है, वो सिस्टम पर कम ध्यान दे रही है, वो राजनीति ज्यादा करवा रही है अपने सिस्टम से। आपका कहना ये है? भाई आप देख लीजिए, आलोक जी एक चीज देख लीजिए कि अभी कितने सांसदों विधायकों पर ये लोग आरोप लगाए, और जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लिया, उनको वॉशिंग मशीन में खोद दिया नरेंद्र मोदी ने, और इधर से निकाल दिया साफ सुथरा। कुछ हुआ? कोविड वाले में घटना में क्या हुआ? सीरप वाला गांजा रोज पकड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ? उसका मुख्य आरोपी दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको कौन पकड़ा है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, और इस बौखलाहट का इलाज समाजवादी पार्टी जानती है कहां कराना है, नूर मंजिल में कराना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अधिकारियों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर उन विभागों को खराब करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाते थे, जो संविधान को बचाते थे, उन सब का अल्ट्रासाउंड होगा और सबका इलाज नूर मंजिल में होगा। ये सोच शांत प्रकाश जी, दारा सिंह कुछ कह रहे हैं, जवाब दीजिए। अल्ट्रासाउंड तो इन्हीं का हो रहा है जो इन्होंने हरकतें की हैं, और जिस तरीके से इन्होंने प्रकाश जी राम मंदिर का जो चुराए हो पैसा कढ़ाइये में चले जाओ, जहां पले बच जाओगे सीबीआई न्यायालय से, वहां पर जाओगे ना कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाओगे आप लोग। क्योंकि अभी आप लोगों ने नीपा पोस्टी करके सबूत जो मिटा दिए हैं ना नरेंद्र मोदी जी को, मोहन भागवत को, अमित शाह को बचाने के लिए हो रही है तुम्हारी, जो आप लोगों ने बेईमानी की है। अगर ये जो है बेईमानी ना होती हमारे कुछ साथी गए समाजवादी आजम खान के पक्ष में धरना देते, मगर ये धरना भी नहीं दे रहे, क्योंकि ये तो चाह रहे हैं कि आजम खान के साथ संविधान पे भरोसा है, मुझे संविधान पे भरोसा है। आज आप सिस्टम पे कब्जा कर लिए हो, देश पे कब्जा कर लिए हो, इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि किराएदार ऐसा रखो मकान में जो मकान का कब्जा न करो। तुम पाकिस्तानी अफगानिस्तानी जो हमारे देश पे कब्जा कर लिए हो, आप लोगों को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। देखिए आज की जो बहस है उसका असली सवाल यही है कि ईडी की रेड कानून की जांच या सियासत का नया मोर्चा होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है जांच से डर कैसा, विपक्ष पूछ रहा है जांच सिर्फ चुनिंदा नेताओं के डर गए हैं, वे भागने वाले हैं, रेवंता को किस तरह से भगाए थे। चलिए आता हूँ दारा सिंह जी, आता हूँ आपके पास। अनिल जी कुछ कह रहे हैं। अनिल जी, आलोक जी, अभी देखिए दारा सिंह जी सफाई दे रहे हैं कि आजम खान ने जो बच्चों को कलम पकड़ाई है। आप बताइए, आजम खान ने जो किताबें पकड़ाई वो चोरी की थी, वो ठीक है क्या मामला? चोरी की किताब क्यों पकड़ानी है बच्चों को? अरे सुनो, भारतीय जनता पार्टी के पल्ले वाले सुन लो पहले मेरी बात।
ये बदतमीजी वाली भाषा इस्तेमाल मत करो भाई शब्दों का ये बदतमीजी वाली भाषा चयन सही रखिए। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई फालतू बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो बोलना है बोलो, ये फालतू बकवास नहीं, ये भाषा नहीं, ये भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी, ये बिल्कुल बकवास नहीं। देखिए, ये शब्दों का प्रयोग आलोक जी, इस तरह की भाषा प्रयोग करेंगे तो बताइए। दारा सिंह जी की म्यूट करिए आवाज। इसको बोलने की जमीन नहीं है, इनको बोलने की जमीन सिखाइए पहले। दारा सिंह जी, इनको बोलने की अगर आप जमीन सिखाइए। तो मैं आपकी आवाज को बंद कर दूंगा। इनको बोलने की जमीन नहीं है भाई। ऐसे बदतमीजी आदमी दारा सिंह जी, आप शब्दों का सही चयन करिए। आलोक जी, ये भाषा नहीं चलेगी, ये बिल्कुल बकवास पीसीआर है। का आवाज म्यूट करिए। अपनी बात दारा सिंह का आवाज म्यूट करिए। इनको आईना दिखाया जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार विपक्ष पूछ रहा है सर, क्या बदतमीजी है भाई? आलोक जी, यहाँ तो इनको चुप कराइए, मैं चैनल छोड़ता चलिए हूँ। चलिए बोलो क्या एक करना है? शांत कीजिए अपने आप या तो इनको चुप कराइए, चलिए शांत कीजिए। चलिए शांत कीजिए। ये बकवास नहीं चलेगी, इनको बदतमीजी की भाषा नहीं चलेगी। अरे दारा सिंह जी आवाज बंद कीजिए अपनी। चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी प्लीज गई थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी आऊंगा मैं आपके पास, तब आलोक पूछूंगा। आलोक जी, अगर आपके मेहमान ऐसी बात करते तो मुझे आपके चैनल पे अफसोस करना पड़ता। मैं बात नहीं कर सकता। सर क्षमा चाहूंगा। इनको बात करने की तमीज नहीं है, पहले इनको बात करने की तमीज सिखाइए, तो बुलाइए इनको। ये बदतमीजी करते हैं, चैनल पे आके प्रोग्राम छोड़ता नहीं, तो बदतमीजी करते हैं। देखिए, मुझे प्रोग्राम को यही विराम करना होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। आप सभी लोगों से मेरी विनती है, प्लीज शांत हो जाइए। प्रोग्राम को जारी रहने दीजिए। देखिए, लगातार ईडी की रेड के बाद अगला बड़ा कदम क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। भगाऊंगा तो पाकिस्तान तक ले आलोक जी, अरे आलोक जी, ये भाषा का स्तर होता है क्या? ये बोलने का तरीका होता है क्या? आप अपनी बात करिए। ये बदतमीजी कैसे चलेगी? यहाँ हमारे बच्चे भूखे नहीं मर अरे पे नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे भूखे नहीं अनिल मरेंगे। जी, मगर गुमराह मत करो उत्तर प्रदेश को, देश को बर्बाद कर दिया। आज 15 रुपए चीनी में बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया? 10 किलो खाद चुरा लिया आपने, स्मार्ट मीटर के नाम से लिया, 1 रुपए चोरी कर लिया। चलिए शांत, अच्छा शांत हो जाइए। अब कोई नहीं, शांत हो जाइए। अरे दारा सिंह जी, आजम खान के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है और आपको दिक्कत हो रही है, आपको मिर्ची लग रही है। हमारी जवान नहीं बन। अरे भाई शांत हो जाइए थोड़ा। हमारी हत्या करा दो, मगर वहां से भी आपकी बौखलाहट को सर मैं समझ रहा हूं, थोड़ा शांत हो जाइए। कोई नहीं, थोड़ा समझ रहा हूं। शांत प्रकाश जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आज की ईडी जो कार्रवाई के बाद बीजेपी ये मानती है कि आजम खान की कानूनी मुश्किलों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में पूछताछ, दस्तावेजों की जांच या आगे की कार्रवाई हो सकती है? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली देखो, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ईडी ने कहीं ना कहीं साक्ष्यों के आधार पर ही आगे एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि हवा में एक्शन लिया जाता है। और यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन का जो है लापरवाही हुई है, उसमें पैसे का लेन देन हुआ और ये सब चीजें ठेकेदारों ने किस तरीके से दिया और जो ठेके के लिए जो पैसा आया था वो किस तरीके से जो है ट्रस्ट में गया, ये सब चीजें स्पष्ट होंगी। और ईडी ने, देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ये जो छुटभैये जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता इस प्रकार के नहीं है। ये जो है ना ईडी प्रवर्तन निदेशालय जो है, ये हर चीज को ध्यान में रख करके तब एक्शन लिया है। और ये एक्शन इसलिए लिया है कि उनके पास में ठोस ऐसे सुराग हैं जिसके कारण से ये वो 10 जगहों पर वो जांच कर रहे हैं और जांच में सब चीजें पकड़ में आएंगी। और ये जिस तरीके से बेचैन हो रहे हैं यादव जी जो हैं, दारा सिंह यादव जी, वो स्पष्ट है कि इनको मालूम है कि हमारा जो हम आकंठ जो है ना भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और आज जो राष्ट्रवादी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, ये किसी भी प्रकार के जो अराष्ट्रवादी कृत्य को जो है वो पुष्ट नहीं होने देगी। ये पकड़े जाएंगे, सजा होंगी और भी लोग इसमें देखना इन्वॉल्व पाए जाएंगे। चलिए आगे भी हम और मेहमानों का रुख करते हैं। तो जिस तरीके से आजम खान पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अनिल जी का रुख करूंगा। अनिल जी, आजम खान पर ईडी की कार्रवाई और समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगी या फिर सपा इसे बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव बनाने में इस्तेमाल करेगी? शायद अनिल जी का कनेक्शन हमारे साथ टूट चुका है फिलहाल। चलिए, फिलहाल जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, हमारे सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हमारे सवालों का जवाब दिया और नई बहस को एक नई दिशा दी है। बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक थे, अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़े थे और समाजवादी पार्टी के भी नेता हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की पूरी बहस से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई ने सिर्फ आजम खान से जुड़े मामलों की फाइलें नहीं खोली, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी एक नई बहस छिड़ दी है। रामपुर से सहारनपुर और दिल्ली तक ईडी की कार्रवाई। अब सवाल सिर्फ रेड का नहीं है, सवाल है कि जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल जांच जारी है, दावे और आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम सच जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए HNN न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।